कोरोना को लेकर आईसीएमआर की रिपोर्ट जारी होने के बाद योगी सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में कोरोना बढ़ रहा है, वहीं 5 जनपदों में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। यूपी में कोरोना को लेकर आईसीएमआर ने यूपी सरकार से अपनी रिपोर्ट में चिंता जताई थी। योगी सरकार ने गंभीरता जताते हुए कोरोना की रोकथाम को लेकर एक जांच कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने यूपी के 11 जिलों में बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए इन सभी जिलों में विशेषज्ञ टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के जो जिले कोरोना प्रभावित हैं उनमें फतेहपुर, मथुरा, अमरोहा, संभल, आजमगढ़, बहराइच, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, अमेठी और कासगंज शामिल हैं। मुख्य सचिव के आदेश के बाद टीम विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 5 जिलों में हो रही ज्यादा मौतों को देखते हुए हर जिले में 8 स्वास्थ्य टीमें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना को लेकर गंभीर योगी सरकार के द्वारा अब स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि तहसील से लगाकर मोहल्लों में कोरोना की रोकथाम के लिए विशेषज्ञ टीम का डेरा डाला जाए। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया लगातार जारी है। पहले जहां सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो आज बसपा की तरफ से रामजी गौतम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बसपा उम्मीदवार रामजी गौतम के मैदान में उतरने के साथ ही निर्विरोध निर्वाचन की संभावनाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। बसपा ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा की इस चाल से बीजेपी के 9 सदस्यों की जीतने की राह कठिन होती नजर आ रही है। वहीं सपा और कांग्रेस के सामने भी असमंजस के हालात हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। अगर बसपा पर नजर डालें तो विधानसभा में बसपा के पास 18 विधायक हैं। पार्टी को सीट निकालने के लिए करीब 36 विधायकों की जरूरत होगी। इससे साफ है कि दूसरे दलों से बसपा को सहयोग जरूर लेना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें मायावती की, तो मायावती का निशाना साफ है कि अगर बसपा प्रत्याशी को सपा और कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलेगा तो मायावती इन पार्टियों पर पलटवार करती नजर आएंगी। बसपा के नामांकन पत्र दाखिल करने से चुनाव काफी रोचक मोड़ पे पहुंच गया है, जहां अब ये देखना होगा कि विपक्ष में क्या एकता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलेगा कहीं भाजपा में फूट तो नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ, वाराणसी और बनारस के एक लाभार्थी से संवाद करेंगे। वहीं इस मौके पर 3 लाख से अधिक पटरी व रेहड़ी दुकानदारों को ऋण वितरित किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना काल में चौपट हुए रोजगार को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को छोटा कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब 50 लाख लोगों को 1 साल की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक का गारंटी मुक्त कार्यशील पूंजी कर्ज दिया जा रहा है। पीएम स्वनिधि में आगरा प्रदेश में दूसरे नंबर है, जिसे देखते हुए पीएम मोदी आगरा के एक लाभार्थी से बात करेंगे। इसके लिए शिल्प ग्राम में पंडाल सजाया जाएगा। जिला प्रशासन ने 3 लाभार्थियों का चयन किया है, जिसमें ताजगंज निवासी प्रीति, पवन कुमार, शहीद नगर निवासी सुमेरा शामिल है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं से ऐसे आयोजन की लोग सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप में एक अहम कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को लेकर आज से ही सभी तैयारियां शुरू कर दी गई और आपको बता दें, जिन लाभार्थियों से पीएम मोदी बात करेंगे वो आज काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनका कहना ये है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ठेले लगाने वाले से, एक पटरी दुकानदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। हम ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। राज्य मंत्रिमंडल में 11 मंत्रियों के पद हैं, जिनमें से 3 आज 3.5 साल बाद भी खाली पड़े हुए हैं। त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार का सपना आज भी सपना ही बना हुआ है। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और जैसा निर्देश केंद्र से मिलेगा मुख्यमंत्री उसके अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार अगर करना है तो उसको अब कर देना चाहिए। वहीं भाजपा के सभी विधायक जनप्रतिनिधि और समझदार हैं। ऐसे में जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसको बखूबी निभाने का काम करेंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार को 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कई विधायकों की उम्मीदें आज भी हिलोरे मार रही हैं और सबको उम्मीद है कि आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में उनको भी जगह मिलेगी।
राज्य सरकार इन दिनों तमाम योजनाएं बना रही है, जिसके लिए करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। सबसे पहले पौड़ी, देहरादून और हल्द्वानी जनपद में ये योजनाएं शुरू हो पाएंगी। राज्य सरकार इन दिनों विभिन्न योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करने में जुटी है। राज्य की विभिन्न योजनाओं में सरकारी खजाना खोलने की इस कड़ी में सरकार ने देहरादून, पौड़ी और हल्द्वानी में विभिन्न कार्यों के लिए बजट की स्वीकृति दी है। सीएम ने हाल ही में पिथौरागढ़ और बागेश्वर के दौरे पर रहते हुए इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर के 6 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पौत्रियों के विवाह के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। इस तरह 50,000 की धनराशि प्रत्येक आवेदक को उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में अतिथि गृह, कुलपति आवास एवं बहुउद्देशीय भवनों के लिए 928 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। यह धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लच्छीवाला नेचर पार्क के पुनर्निर्माण संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार 2022 से पहले ही चुनावी मोड में आ गई है, जिसके चलते तमाम योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही तमाम घोषणाएं भी शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि है। फिलहाल तक केवल एक ने नामांकन पत्र लिया है। उत्तराखंड से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए होने वाले आवेदन की कल अंतिम तारीख है, लेकिन आज 3 बजे तक केवल एक व्यक्ति ने आवेदन पत्र खरीदा है। साथ ही एक व्यक्ति ने मतदान सूची की मांग की है। विधानसभा स्थित चुनाव कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश सिंघल का कहना है कि कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवेदन पत्र खरीदा जा सकता है और जमा भी 3 बजे तक ही किया जा सकता है। इसके बाद 28 अक्टूबर का आवेदन पत्र की जांच होगी और 2 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 नवंबर तक पूरी कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड राज्यसभा सीट के लिए 9 नवंबर को चुनाव होगा। यदि चुनाव की जरूरत पड़ी तो कोविड को ध्यान में रखते हुए सारी कार्रवाइयां पूरी की जाएंगी। 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या का हुआ खुलासा। पिता ने ही उतारा बेटी को मौत के घाट। दरअसल बेटी करती थी कई युवकों से फोन पर बातचीत, जिसके चलते पिता ने दिया पूरी वारदात को अंजाम। छात्रा युवक मनीष यादव और सुमित नाम के युवक से करती थी फोन पर बात। पिता को नहीं हुआ सहन तो कर दी उसकी हत्या। मनीष यादव, सोफाली यादव और गौरव चक को झूठा फंसाने की साजिश। 23 तारीख की रात को हुई थी हत्या। थाना रसूलपुर क्षेत्र का था मामला। पुलिस ने हत्या के प्रयोग में लाया गया हथियार बरामद किया तथा जो अन्य 3 युवक पुलिस की हिरासत में हैं, उसको निर्दोष मानते हुए छोड़ा जा रहा है। घटना के अगले दिन ही पुलिस ने तीनों आरोपी लड़कों में से 2 को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पुलिस इंतजार कर रही थी कि लड़की का अंतिम संस्कार हो जाए और घर जैसे ही रिश्तेदार विदा हुए, आज तड़के पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। पिता ने ही की बेटी की हत्या। गैर मर्दों से फोन पर बातचीत करने के कारण हुआ ये पूरा हादसा। बागपत जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वहां पर लूट, हत्या और अपहरण जैसी वारदात को अंजाम देने में बदमाश जरा भी गुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही मामला खतरीगढ़ी इलाके से आया है, जहां पर बदमाशों ने लोहा व्यापारी आदेश जैन को अगवा कर लिया है और परिजनों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। बागपत जिले में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाशों ने आज सुबह एक लोहा व्यापारी आदेश जैन को अगवा कर लिया। आपको बता दें कि लोहा व्यापारी सुबह 5 बजे खतरीगढ़ी में अपने घर से भगवान महावीर मार्ग के पास अपनी दुकान पर गाड़ी से सामान उतरवाने गया हुआ था। तभी उसके परिजनों के पास फोन आया और व्यापारी को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपए की फिरौती देने की बात कही गई, जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस मामले में व्यापारी के बेटे की तहरीर पर बड़ौद पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद व्यापारियों में काफी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो बाजार बंद कर देंगे। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में सगे भाई ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला मोदी नगर थाना क्षेत्र का है। घटना के पीछे वजह प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। मंदिर से पहले मृतक ने अपने भाई का नाम भी लिया है। मोदी नगर पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच पुश्तैनी मकान को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे
बड़े भाई राजकमल उर्फ पारुल ने बेच दिया था और छोटे भाई राहुल चौधरी को प्रॉपर्टी में मिले हिस्से पर ऐतराज था। रात इसी बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और राहुल ने ताबड़तोड़ बड़े भाई राजकमल पर गोलियां चला दी। राजकमल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे इलाज के लिए मेरठ भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही राजकमल ने दम तोड़ दिया। मोदीनगर पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई और उसके दोस्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, क्योंकि घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में किसान यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए। भारतीय किसान यूनियन बलराज के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे स्थित जेवर टोल प्लाजा पर धरना दिया। किसानों का कहना है कि वो लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन यमुना प्राधिकरण के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। अपने लिए 64% का मुआवजा और 10% का विकसित प्लॉट, इन्हीं मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ प्राधिकरण द्वारा उनकी जमीनों को अधिग्रहित कर लिया गया है, वहीं उनके बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में किसान प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। किसानों ने अपनी मांगों भरा ज्ञापन पत्र आला अधिकारियों को सौंप कर धरना समाप्त कर दिया। जेवर टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। किसानों का कहना था कि वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। काफी देर प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों से उनका मांग का ज्ञापन पत्र भी लिया। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही किसानों की मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कानपुर देहात जिले में दशहरा की रात में एक साथ 2 से दलितों ने धर्म परिवर्तन किया है। वहीं इस बात को लेकर प्रशासन को कोई जानकारी ही नहीं है। दलितों का कहना है कि यहाँ समाज में ऊंच नीच का भेदभाव रखा जाता है, कोई भी हमारी समस्याओं को नहीं सुनता है। मामला भोगनीपुर थाना क्षेत्र के पुखराया कस्बे का है, जहां जनपद के अलग अलग गांव से करीब 200 दलितों ने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। साथ ही दलित पैंथर के अध्यक्ष धनीराम पैंथर ने कहा कि हमारे समाज के लोगों के साथ आए दिन अत्याचार होते हैं, कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। इस वजह से हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। लोगों ने कहा कि गांव में हमें उच्च जाति के लोगों से भी डर लगता है, इसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं होती है, जिस कारण हम लोग एक साथ होकर बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर ली है। आगे भी अगर हमारे साथ अत्याचार होता है तो हम फिर से धर्म परिवर्तन और करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन, जिला प्रशासन बिल्कुल शांत बना हुआ है। उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी ही नहीं है कि कैसे एक रात में 200 दलितों ने बौद्ध की दीक्षा ग्रहण की है, और आगे भी अगर उनकी पर अत्याचार होते रहे तो शायद है कि और भी बौद्ध दीक्षा लेकर धर्म परिवर्तन करेंगे। एसएसपी कार्यालय के बाहर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने के बाद एसपी वेस्ट का कहना है कि मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत एबीवीपी कार्यकर्ता की उस वक्त पिटाई कर दी गई जब वो झगड़े का वीडियो बना रहा था। लोगों ने उसके घर पे पथराव भी किया। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, पर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद आज दर्जनों कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने पनकी एसओ को हटाए जाने की मांग भी की। आपको बता दें, पनकी के रतनपुर में रहने वाले निर्भय सिंह एबीवीपी के विस्तारक हैं। उनके घर के पास ही होटल संचालक और स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। दोनों पक्षों में मारपीट का वीडियो जब निर्भय बनाने लगे तो लोगों ने उन पर हमला बोल दिया और उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद इन लोगों ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। कानपुर में एबीवीपी कार्यकर्ता को झगड़े का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। लोगों ने वीडियो बना रहे कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में जमकर हंगामा व घेराव किया। थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग भी की। देश दुनिया की खूबसूरत इमारत ताजमहल की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए हिंदू जागरण मंच के एक कार्यकर्ता ने ताजमहल के अंदर भगवा झंडा लहरा दिया और ताजमहल को तेज वाले भी बताया।
इस तरह से बार बार ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगना एक गंभीर प्रश्न को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि ताजमहल की सुरक्षा के लिए बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं। साथ ही साथ ताजमहल की सुरक्षा के लिए ताजमहल के काफी बड़े दायरे में घर और मकानों का निर्माण भी प्रतिबंधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन ताजमहल को तेजो महल कहकर बार बार विवाद पैदा करने से बाज नहीं आते। कभी कभी वहाँ पूजा भी कर देते हैं, तो कभी वहाँ पर भगवा लहराया जाता है। आज भी उसी कड़ी में फिर से वहाँ पूजा अर्चना की गई और भगवा झंडा लहराया गया। इसके साथ ही सरकार की कार्यशैली व सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। ताजमहल के अंदर पूजा पाठ और झंडा फहराने का मामला अभी नहीं, पूर्व में भी तमाम मामले सामने आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ताजमहल के अंदर जिस शख्स ने झंडा फहराया और पूजा अर्चना की है, उस व्यक्ति पर CISF और ASI विभाग क्या कार्रवाई करेगा। अलादीन की जादुई दुनिया के बारे में सभी ने सुना होगा। इस कहानी में सबसे खास था अलादीन का वह चिराग जिसे रगड़ने से जिन निकलता था और अपने आका की हर इच्छा पूरी करता था। इस कहानी को मेरठ के कुछ लोगों ने अपनी ठगी का जरिया बना लिया। इन ठगों ने एक डॉक्टर से अलादीन का चिराग देने की बात कहकर करोड़ों रुपए की ठगी कर ली। करोड़ोंपति बनाने का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ठगी के आरोपी कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। ठगों ने डॉक्टर को अलादीन का चिराग दिखाकर 1.5 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित डॉक्टर लईक अहमद खान ने बताया कि अलादीन का चिराग दिखाकर अलग अलग कई बार मोटी रकम उतारी है। ठग अब तक 2 से 2.5 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। करोड़ों की ठगी का शिकार होने के बाद डॉक्टर लईक ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की। वहीं SSP अजय सानी ने शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इन आरोपियों के पास से एक चिराग और 20,000 रुपए बरामद हुए हैं। डॉक्टर ने बताया कि युवकों ने एक तांत्रिक के जरिए उस पर वशीकरण कर इस ठगी को अंजाम दिया। बरेली के भेड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती ने वीडियो वायरल कर अपनी और अपने प्रेमी की जान का खतरा जताया है। दरअसल वायरल वीडियो में युवती ने अपने परिवार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बरेली के भेड़ी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले युवक और युवती में प्रेम संबंध हो गए। वहीं जब प्रेमी ने प्रेमिका के घर वालों के सामने शादी का ऑफर भेजा तो लड़की के परिवार के लोगों ने मना कर दिया और युवती के ऊपर कई बंदिशें लगा दी। इसके बाद अचानक प्रेमी युगल मौका पाते ही घर से फरार हो गया। आज युवती के पिता ने भेड़ी कोतवाली में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बीती रात युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें युवती ने अपने परिवार वालों से अपने प्रेमी की जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का यह भी कहना है कि दोनों को बरामद कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। बरेली पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वह पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि प्रेमी युगल को बरामद करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। कन्नौज पुलिस महकमे में पुलिस द्वारा अभद्र भाषा का मामला लगातार सामने आ रहा है। कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र में भी एक एसआई द्वारा इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला के विवाद में एसआई ने पीड़ित परिजनों को जमकर थाने में गालियां दी। मामला ठठिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का प्रेमी उसको धोखा देकर छोड़कर चला गया था, जिसके बाद न्याय के लिए पीड़िता ने थाने में कई बार न्याय की गुहार लगाई थी। जब उसकी पुकार नहीं सुनी गई तो पीड़ित अपने परिजनों के साथ लखनऊ चली गई। वहां पर स्थानीय पुलिस ने पीड़ित को ठठिया थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं कई दिनों से रुकी थाने में पीड़ित महिला और युवकों को परिजन पर ही दबंग दरोगा का कहर टूट पड़ा। दबंग दरोगा उनको थाने में ही जमकर गालियां देने लगा। ठहरे समय परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि एसआई राम गिरीश उल्टा उन लोगों को ही गालियां देने लगा। फिलहाल मामले में युवक का निकाह उसके घरवालों के सामने पढ़कर पीड़िता और युवक दोनों को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामला जब आला अधिकारियों तक पहुंचा तो आला अधिकारी भी कहीं ना कहीं पुलिस महकमे का ही पक्ष लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि वीडियो में दरोगा द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किसी महिला या किसी को गालियाँ दे रहा है। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किरकिरी बचाने के लिए महज औपचारिकता करते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कही गई है। बुलंदशहर में फिर एक बार हुआ रिश्तों का कत्ल। एक भाई ने दूसरे भाई को उतारा मौत के घाट। दो भाई एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात के चलते दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर पत्थर से वार कर दिया। हेड इंजरी होने के चलते भाई की तड़प कर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, बुलंदशहर के सलेमपुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक ही परिवार के 2 भाइयों के बीच
बवाल हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया, वहीं अपने मासूम भतीजे व भाभी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, जो अभी हायर सेंटर में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाई एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात के चलते दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। तो वहीं बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि आरोपी शराबी भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। जल्द ही उसको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ललितपुर के थाना बार अंतर्गत ग्राम बरौदा डांग में नागा साधु के साथ अभद्रता एवं जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। प्रदेश में गोंडा में साधु के साथ हुआ गोलीकांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, तो वहीं ललितपुर में साधु के साथ इस प्रकार की वारदात की गई। नागा साधु ने गांव के प्रधान जयराम कुशवाहा पर अभद्रता एवं जान से मारने का आरोप लगाया है। साधु ने बताया है कि ग्राम प्रधान द्वारा 2 दिन में गांव छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया गया है, जहां एक ओर योगी सरकार साधुओं की सुरक्षा के प्रति बेहद गंभीर है, तो वहीं ग्राम प्रधान द्वारा एक साधु के साथ अभद्रता एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया है कि साधु की तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीलीभीत में आज गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया। आपको बता दें, पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम के साथ उसके ही टीचर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, मामले पर जानकारी देते हुए पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश ने बताया है कि पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गाँव से 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें, परिजनों ने उस मासूम के शिक्षक पर ही आरोप लगाया। आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि मासूम अपने एक सहपाठी के साथ उस शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी। इस दौरान बदनीयती से शिक्षक ने अपनी ही शिष्या को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मासूम लालहून हालत में अपने घर पहुंची। परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश भी घटना स्थल का निरीक्षण करने मौके पर पहुंचे हैं।